पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज फ्रेंड्स, आज हिंदी लेक्चररशिप का एक मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। उम्मीद करते हैं मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आप सभी को जो मॉडल पेपर है वो कैसा लगा, कैसा आपके हिसाब से रहा है। इसमें और अगर कोई चेंजिंग चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ये बताना है कि अपभ्रंश की जो लास्ट में नाम रहा है वो कौन सा है, उत्तरकालीन अवस्था। और ऑप्शन है संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, अवहट है। तो आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। अवहट को उत्तरकालीन अवस्था माना जाता है अपभ्रंश की, क्योंकि इसमें हिंदी और अपभ्रंश के दोनों के सहयोग से जो भाषा का नाम मिला था वो अवहट रहा है। ठीक है, अवहट नाम दिया गया है कहीं ना कहीं विद्वानों के माध्यम से। तो इसकी जो भाषा है, उत्तरकालीन अवस्था है, वो अवहट है। और इसका जो समय काल रहा है 11वीं सदी से 14वीं सदी तक अपभ्रंश का समयकाल रहा है। तो आंसर जो होगा हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन है शौर्सनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधीय और ब्राचड है। तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। ब्राचड अपभ्रंश से ही जो सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। और सिंधी भाषा ब्राचड से 3 बोलियां निकलती हैं, 3 बोलियां विकसित हुई हैं। वो है सिंधी, पंजाबी और लहंदा। इस प्रकार से 3 बोलियां विकसित हुई हैं। तो आंसर हमारा जो है 4 सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है, चंदा शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आप सभी लोग इस प्रश्न को जरूर मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। ऑप्शन है अवहट है, पुरानी हिंदी है, अपभ्रंश है और देश भाषा है। वैसे तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश के बहुत सारे नाम किसी न किसी रूप में बहुत सारे नाम आए हैं, और लेकिन हमें बताना है कि जो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, इन्होंने अपभ्रंश को कौन सा, साहित्यिक अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड सही। पुरानी हिंदी के नाम से चंद्र शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को नाम देते हैं। तो आंसर हमारा जो है सेकंड सही हो जाएगा, पुरानी हिंदी। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है। बताना है कि अपभ्रंश भाषा की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन है पयुं चरिहु पाहु दोहा है, भविष्यत कथा है और चित्रावली है। 4 रचनाएं हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। चित्रावली उस्मान की द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है और ये अवधी भाषा की है। अवधी भाषा में लिखी गई है उस्मान की चित्रावली, और पयुं चरिहु स्वयंभू की रचना है। ठीक है, इस प्रकार से अब नेक्स्ट प्रश्न दूसरा देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई थी। किस अनुच्छेद में बताना है, किस अनुच्छेद में दी गई थी हिंदी को राजभाषा का दर्जा और लिपि को देवनागरी लिपि माना गया है। ऑप्शन है 373 अनुच्छेद, 347 अनुच्छेद, 343, 350। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। 343 अनुच्छेद में ही इसका उल्लेख किया गया है कि हमारे भारत की जो संघीय राजभाषा होगी वो राजभाषा मानी जाएगी हिंदी को, और इसकी लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। और साथ ही 343 से लेकर के 351 तक देवनागरी लिपि और हमारी भारत की जो हमारी भाषा है हिंदी, वो राजभाषा के रूप में मानी जाएगी। इसी से रिलेटेड जो अनुच्छेद दिए गए हैं, तो सारे के सारे अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में ही कहीं ना कहीं इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो आप लोग ये पूरा याद रख लेंगे। 343 से 341 तक जो अनुच्छेदों का राजभाषाओं का उल्लेख किया है वो इन्हीं अनुच्छेदों में किया है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श मानक क्षेत्र है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानक क्षेत्र कौन सा है। वैसे तो हमारी हिंदी को मानक हिंदी के रूप में जो माना जाता है वो खड़ी बोली है। खड़ी
खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में दर्जा दिया गया है और इसका जो क्षेत्र है वो दिल्ली क्षेत्र माना गया है। दिल्ली क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो खड़ी बोली बोली जाती है इस क्षेत्र में, और इसी को मानक रूप से दर्जा दिया गया है खड़ी बोली को। तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड सही, दिल्ली। इसके बाद है प्रश्न हमारा 7। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवधी भाषा का कवि नहीं है। बताना है कि अवधी भाषा के कवि कौन नहीं है इस कवियों में। ऑप्शन है जायसी है, कुतुबुन है, उस्मान है और नंददास हैं। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। नंददास ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा के कवि हैं नंददास। नंददास ने ब्रज भाषा में अपना लेखन किया है, अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो रास पंचाध्यायी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है नंददास की, ठीक है। और ये सारी की सारी जो जायसी हैं, कुतुबुन हैं, उस्मान हैं, ये सभी के सभी अवधी भाषा के कवि हैं, अवधी के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। प्रश्न है डॉक्टर ग्रेशन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। अच्छा सा प्रश्न है और बताना है कि डॉक्टर ग्रेशन ने अंतर्वेदी भाषा को कौन सी भाषा माना है। और इस प्रश्न में 2 प्रश्न रिलेट होते हैं, 2 प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं, तो दोनों ही प्रश्नों को आप सब लोग समझेंगे। और पहला प्रश्न है कि ग्रेशन ने किस भाषा को अंतर्वेदी भाषा कहा है, और दूसरा है कि अंतर्वेदी भाषा के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो आंसर ऑप्शन है हमारे राजस्थानी है, ब्रजभाषा, अवधी और छत्तीसगढ़ी। 4 ऑप्शन है। आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा का नाम दिया गया है और ग्रेशन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि सभी ने अपना अपना अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हिंदी और उर्दू के बीच सरल भाषा कहलाती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों से चाहते हैं। ये आप सभी के लिए HW है। तो इस सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर हमें ज़रूर देंगे और सभी का इंतजार करूंगी मैं। इसके बाद है प्रश्न हमारा दूसरा, दक्षिण राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण राजस्थानी भाषा की जो प्रतिनिधि बोली है वो कौन सी है। दक्षिण राजस्थान की बताना है। ऑप्शन है मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है और हड़ौती है। ये 4 बोलियां रही हैं। और दूसरी बात यह है कि राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा है। राजस्थानी भाषा को 4 भेद किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें पहला है पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी भाषा, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी, थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इस प्रकार से 4 भेद किए गए हैं। उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, इस प्रकार से 4 भेद किए गए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो दक्षिणी राजस्थानी जो बोली है वो कौन सी है। तो ऑप्शन है हमारे हमने बता दिए हैं। आंसर जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा। हड़ौती क्षेत्र की जो बोली है उसी को दक्षिणी राजस्थानी बोली बोला गया है, नाम दिया गया है। तो हड़ौती को आप लोग याद रखेंगे, ये दक्षिणी राजस्थानी बोली के नाम से जानी जाती है और सभी को अलग अलग नाम दिए गए हैं, 4 भेद किए गए हैं राजस्थानी भाषा के। इस प्रकार से प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। साधारण सा प्रश्न है। कोई प्रश्न साधारण होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए उनको छोड़ना नहीं होता है। भले ही वो तुमको साधारण से प्रश्न लगते हैं लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और हर एग्ज़ाम में लगभग आते ही हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको शामिल किया है। तो आप लोग ये ना समझें कि सिंपल से प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्नों का जो मॉडल पेपर का जो उसका लेवल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल रखा गया है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाली हैं उनके आधार पर उसका लेवल रखा गया है। ऑप्शन है हमारे, चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी और बघेली है। 4 ऑप्शन है, तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। बघेली एक पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है, बघेली। बाकी ये तीनों पश्चिमी हिंदी की हैं। देखो पश्चिमी हिंदी की बोली हैं ये तीनों बोलियां, और ये जो बघेली है पूर्वी हिंदी की है, तो हमको नहीं बताना था, इसीलिए बघेली आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, और प्रश्न है अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से। ऑप्शन है पिंगल है, डिंगल है, अवधी है और अबहट है। 4 ऑप्शन रहे हैं, तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। अपभ्रंश
यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं प्लस ब्रज भाषा के योग से जो बनती है वो पिंगल भाषा बनी है, पिंगल। ठीक है। और दूसरी है, इसी से दूसरी, इसके दो भेद माने जाते हैं। दूसरी भाषा बनी है डिंगल। डिंगल है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी बोली उसे कहा जाता है डिंगल। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र है। ये ऊपर वाला प्रश्न दूसरे रूप में आ गया है, तो बताना है कि हड़ौती का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। और निम्नलिखित ऑप्शन है कोटा है, बूंदी है और धौलपुर है या फिर जो है झालावाड़ा है। 4 ऑप्शन हैं। तो बताना है कि इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र रहा है, हमारा हड़ौती क्षेत्र का कौन से क्षेत्र में बोली जाती है ये भाषा। ऑप्शन है कोटा है, बूंदी है, धौलपुरा है और झालावाड़ा है। तो देखा जाए तो धौलपुर को अगर हटा दिया जाए तो मोस्टली सभी इन क्षेत्रों में बोली जाती है ये भाषा। लगभग 40 लाख लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। ठीक है, तो आंसर इसको प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और इसका कोई एक आंसर तो नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ रहा है ये प्रश्न। तो इसको धौलपुरा को हटा करके बाकी सारे प्रश्न हड़ौती क्षेत्र के ही हैं लगभग, तो आप लोग इसको समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी। 4 हैं, तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी को ही एक बोली है जो कौरवी नाम से जानी जाती है, जिसे खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन है देवनागरी लिपि का कीलाकार है या फिर कीलाक्षर है, खरोष्टी है, कुटिल है, रोमन है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका थर्ड सही हो जाएगा। कुटिल लिपि को कहीं ना कहीं इससे देवनागरी लिपि से रिलेट करके माना जाता है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा थर्ड। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन है उत धन शिष्ट, उत प्लस शिष्ट और उत प्लस चिष्ट और उद प्लस शिष्ट। 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट सही, उत प्लस शिष्ट ही उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन है वाडियम है, उच्छिष्ट खल और सृष्टि पुरस्कार। 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 4 सही। पुरस्कार ये एक स्वर संधि है, सॉरी स्वर नहीं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में रखा गया है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। बाकी जो हैं ये सारी की सारी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, तो आंसर हमारा जो होगा 4 सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण हमें बताना है, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है मुरारी है, नील गगन है, आजन्म है, त्रिभुवन है। 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा फर्स्ट सही। आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा मुरारी यानी कि भगवान कृष्ण, और आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा प्रश्न है कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। ठीक है, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है वो हमको बताना है। ठीक है, तो आंसर जो ऑप्शन है अभिशाप है, अभिभाषण है और अभिमान है, अभिन्नता है। तो बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अभिशाप में अभिशाप आ जाता है, भाषण अभिभाषण आ जाता है, मान अभिमान आ जाता है और
अभिन्नता जो शब्द है वो आंसर जो होगा हमारा 4 सही हो जाएगा। अ प्लस भिन्नता, तो अभी उपसर्ग से जो निर्मित नहीं है वो है आंसर 4 सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। बताना है कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। सैंधव है, यादव है, या फिर किताब है, दैत्य है। 4 ऑप्शन हैं और जैसा कि माना जाता है कि प्रत्यय को हमेशा पीछे लगाया जाता है, तो इसका आंसर आप सभी के लिए एक होमवर्क है। तो इन दोनों एक हमने प्रश्न दिया था वो एक ऊपर दिया था होमवर्क के लिए, और एक है लास्ट वाला प्रश्न। इन दोनों ही प्रश्नों को आपके लिए HW है। तो सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो इन दोनों ही प्रश्नों के हमें आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर करके जाया करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करा करें। सो थैंक यू।